हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद होगी आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म रिलायबल साइंस क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे बायोलॉजी का क्लास और आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो चलिए स्वागत करते हैं। नई उम्मीद, नए फैसले, नए हौसलों के साथ एकदम स्वागत करते हैं इस क्लास को। तो चलिए, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? भूगोल। आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी। आज हम लोग भूगोल पढ़ने वाले हैं। इसमें चैप्टर पहला आज पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत लंबा दंगल चढ़ने वाला है। इस चैप्टर का बहुत थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और चैप्टर का क्या नाम है? भारत संसाधन एवं उपयोग। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके बारे में हम लोग आज पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और पहले हम लोग जान लेते हैं भूगोल किसे किसे कहते हैं, भूगोल किन शब्दों से बना है। तो चलिए, भूगोल किन शब्दों से बना है ये पहले हम लोग जान लेते हैं। भूगोल, देखिए, भूगोल जो है ये दो शब्दों से बना है, भू प्लस गोल। भू प्लस गोल। और देखिए, इस भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। भू का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी। और इस गोल का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। इस गोल का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। तो देखिए, आप लोग भूगोल का परिभाषा इसी में आप लोग को दिख गया होगा। पृथ्वी के बारे में जो वर्णन करना हम लोग का क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। पृथ्वी के बारे में वर्णन करना क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आप लोग को परिभाषा इसी में दिख गया होगा। तो चलिए, इसको हम लिख लेते हैं। भूगोल, इसका अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। भूगोल का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। इसका अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन करना होता है। देखिए, इसका अर्थ क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को माना जाता है। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है, जो एक प्राचीन यूनानी जो एक प्राचीन यूनानी ग्रीक विद्वान थे। ये एक प्राचीन यूनानी और ग्रीक विद्वान थे। तो देखिए, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा माना जाता है, जो कि एक
प्राचीन यूनानी और ग्रीक विद्वान थे। ठीक, तो देखिए आप लोग कितना देख लीजिए और लिख रहे हैं आगे, आप लोग देखते रहिए। पॉइंट करके यहाँ पे लिखिए, इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग जियोग्राफी शब्द का जियोग्राफी शब्द का प्रयोग और पृथ्वी की परिधि की गणना की, और पृथ्वी के परिधि की गणना भी की। देखिए, भूगोल के जनक जो इरेटोस्थनीज जो है, इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और पृथ्वी की परिधि की गणना भी की। ये जो महान वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया और पृथ्वी की परिधि की गणना भी की। इतना आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग भूगोल की परिभाषा को अच्छी तरीके से देखते हैं। इतना आप लोग देख लिए। अब भूगोल के बारे में हम लोग जानेंगे। वो तो एक लाइनर था कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। इतना तो आप लोग जान लीजिए, पृथ्वी का बारे में अच्छी तरह से जानना, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं, भूगोल कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि भूगोल आखिर कहते किसको हैं। आइए देखते हैं। भूगोल, जियोग्राफी, ज्योग्राफी देखिए किसको कहते हैं। तो वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह, लिखिए, वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह, वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह, उसके भौतिक स्वरूपों, उसके भौतिक स्वरूपों, वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह, उसके भौतिक स्वरूपों, पहाड़, नदियां, जलवायु, भौतिक स्वरूपों मतलब पहाड़, नदियां, जलवायु, भौतिक स्वरूप मतलब पहाड़ आ जाएगा, नदी आ जाएगा, जलवायु आ जाएगा, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण और उस पर रहने वाले मानव समाज, और उस पर रहने वाले मानव समाज, और उस पर रहने वाले मानव समाज, उनके बीच के पारस्परिक संबंधों का, उनके बीच के पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। व्यवस्थित अध्ययन करता है, वही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। तो देखिए इसका सटीक आंसर
भूगोल यानी ज्योग्राफी वह विज्ञान जो पृथ्वी की सतह, उसके भौतिक स्वरूप, मतलब पृथ्वी पर पहाड़, नदियां, जलवायु, ये सब है वो, और प्राकृतिक वातावरण और उस पर रहने वाले मानव समाज और उसके बीच के पारस्परिक संबंध का व्यवस्थित अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। देखिए ये संसार, इसके बारे में फुल डिटेल में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। ये देखिए संसार, यही है संसार, इसी के बारे में हम लोग को अध्ययन करता है। ये देखिए पृथ्वी है और इस पर जो भी आएंगे इसके बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो भूगोल कहलाता है। आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ गए आप लोग भूगोल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई जो है 10th का अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग कल कल मत कीजिए, वरना कल कल करते करते आप लोग का एग्जाम जो है वो एकदम नजदीक आ जाएगा, फिर आप लोग पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़ाई अभी से जारी कर दीजिए। और एक बार रिलायबल साइंस क्लासेस को एक बार जरूर मौका दीजिए, और फिर सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। देख लिए भूगोल किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ाई पे एकदम लग जाइए अभी से ही। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भूगोल अच्छी तरीके से जान लिया आप लोग। अब हम लोग जानेंगे संसाधन के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर का नाम ही है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहले संसाधन को जान लेते हैं, फिर प्रकार उसके जानेंगे, फिर उपयोग क्या क्या है ये सब जानेंगे। ये क्लास जो है बहुत ही लंबा चलने वाला है, और एकदम पूरे 0 लेवल से चलेगा एकदम क्लास। तो आप लोग एकदम बने रहिए इस क्लास में। चलिए तो अब संसाधन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। संसाधन, संसाधन के बारे में हम लोग जानते हैं कि संसाधन किसको कहते हैं। चलिए लिखिए, मानव जीवन में मानव जीवन में उपयोग में मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। तो देखिए संसाधन किसको कहते हैं, तो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। देखिए संसाधन मतलब हमारे जीवन में जितने भी आने वाली वस्तुएं उपयोगी है, मतलब जो भी वस्तु आने वाली उपयोग में है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे जल, पेड़ पौधे, मनुष्य, कोयला, मंदिर, भवन, सड़क, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सब हमारे उपयोग में आने वाले हैं। जो सड़क है इस पे हम लोग चलते हैं, ये भी हमारे लिए उपयोगी है। ये नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाएंगे। मंदिर है, उस पे जाके आप लोग अपने भगवान को आस्था करते हैं, मानते हैं, वहां भी उपयोगी है। तो यही सब एग्जाम्पल हमारे जो है संसाधन में आ जाएंगे। एक बात में, एक भाषा में समझ लीजिए तो मानव जीवन में उपयोग में जितने भी वस्तुएं आ जाए वही सब क्या कहलाती है, तो संसाधन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल में लिख लीजिए, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे उपयोगी है। मंदिर लिख दीजिए, मस्जिद लिख दीजिए, सड़क लिख लीजिए, इत्यादि। मतलब हमारे जीवन में जो भी काम में आने वाली चीजें हैं उन्हीं को हम लोग संसाधन कहते हैं। तो आप लोग इतने बात अच्छे से समझ लिए। तो कुछ पॉइंट लिखवा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट है, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए आप लोग।
चलिए तो पॉइंट लिखिए, संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। ये देखिए पहला पॉइंट, संसाधन जो है ये किसी भी देश हो, कोई भी देश हो, उसका आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है। मेरुदंड का मतलब आप लोग मान सकते हैं रीढ़ का हड्डी, मतलब संसाधन जो है कोई भी देश हो सबका रीढ़ का हड्डी का काम करता है कौन? संसाधन। तो संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है, मतलब रीढ़ की हड्डी है। चलिए आइए दूसरा पॉइंट लिखते हैं, सेवा को भी संसाधन कहा जाता है। देखिए एक और पॉइंट, सेवा को भी संसाधन कहा जाता है। देखिए हमारे जो सेवा आ जाएंगे उसको भी हम लोग संसाधन कहते हैं। ये तो आप समझ ही गए होंगे, सेवा को भी संसाधन कहा जाता है। इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिए आगे लिखिए। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन एक महान व्यक्ति है, इन्होंने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। लिखिए संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसने कहा था? तो जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था संसाधन संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि संसाधन जो है होते नहीं वो बनते हैं। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है बनते हैं, मतलब संसाधन पहले से होते नहीं है, ये बनाए जाते हैं, ये बनते हैं। किसने कहा था? जिमरमैन ने। एकदम ऑब्जेक्टिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिएगा। संसाधन होते नहीं बनते। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं आप लोग। अब देखिए महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कहा था संसाधन के बारे में। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इन कौन किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी जी कहे थे। तो लिखिए महात्मा गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, मतलब कुछ नहीं है। देखिए महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए सब कुछ है, मतलब पेट तो हम भर सकते हैं, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, इसका मतलब लोग पता है क्या होगा? मतलब जो लालच है हमारे अंदर, असीमित इच्छाओं को खत्म करना, मतलब जो लालच है इसके लिए हमारे पास कुछ नहीं है। लालच के लिए कुछ है नहीं है, लेकिन पेट भरने के लिए सब कुछ है। पेटी भरने का अर्थ होता है लालच या असीमित इच्छाओं को खत्म करना, इसी को कहते हैं पेटी भरने के लिए। मतलब महात्मा गांधी ने ठीक है कहा था कि हमारे पास तो पेट भरने के लिए सब कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। चलिए इतना सारा पॉइंट आप लोग देख लीजिए, संसाधन आप लोग समझ गए
कि मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया, सड़क हो गया, कुछ भी आप ले सकते हैं जो मानव जीवन में उपयोग में आने वाली है, इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। और संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है। सेवा को भी संसाधन कहा जाता है। और जीवन मैन ने क्या कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। जितना आप लोग देख लिए, चले अब आगे बढ़ते हैं। और ये पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट आप लोग को लिखवा रहे हैं और एकदम आसान से आसान भाषा में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ गया कि संसाधन के प्रकार देखना है। उससे पहले हम लोग कुछ और चीज जान लेते हैं कि संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन जो है ये भौतिक भी हो सकते हैं और जैविक भी हो सकते हैं। मतलब जीवन में उपयोग में आने वाली भौतिक हो भी सकती है और जैविक भी हो सकती है। तो चलिए ये भी पॉइंट लिख लीजिए। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। समझ गए, संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। अब देखिए भौतिक संसाधन और ये देखिए जैविक संसाधन। इसका एग्जांपल सिर्फ देख लेते हैं हम लोग। संसाधन जो है भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। चलिए भौतिक में देख लेते हैं। भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब आ जाएंगे भौतिक संसाधन में। भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये हो गया। और जैविक में आप लोग देख सकते हैं वनस्पति, जलीय जीव इत्यादि, लिख लीजिए। वनस्पति, जलीय जीव इत्यादि। तो संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक संसाधन में एग्जांपल देख लीजिए। ये जो है भौतिक आ जाएगा, भले भूमि आ जाएगा, मृदा, जल, खनिज, ये सब भौतिक संसाधन है। और जैविक जैविक में हो जाएगा वनस्पति, जलीय जीव इत्यादि, ये सब देख लीजिए। अब आइए हम लोग देखते हैं एक नोट, इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं। चलिए नोट लिखते हैं इंपॉर्टेंट। मानव भौतिक और जैविक दोनों पदार्थ को, मानव भौतिक जैविक, मानव भौतिक जैविक दोनों पदार्थ मानव भौतिक जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं को मानव भौतिक जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे प्रौद्योगिकी के सहारे ही जीवन उपयोगी बनाकर जीवन उपयोगी बनाकर संसाधन के रूप में विकसित होता
है। देखिए, मानव भौतिक जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे जीवन उपयोगी बनाकर संसार के रूप में विकसित होता है। तो मानव जो है भौतिक जैविक दोनों पदार्थ को तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के सहारे इन दोनों के सहारे जीवन उपयोगी बनाकर संसार के रूप में उभर जाता है, विकसित होता है, उभर जाता है। तो चलिए इतना आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग संसाधन के वर्गीकरण यानी संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। संसाधन के वर्गीकरण, तो चलिए देखते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधार हैं। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार हैं। मतलब ये जो संसाधन का वर्गीकरण हुआ है ये बहुत आधार पर हुआ है। इसके अलग अलग प्रकार हैं जो कि हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो पहले नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग संसाधन के वर्गीकरण को देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के वर्गीकरण को देखते हैं। तो इसमें दो प्रकार आ जाएंगे, तो लिखिए अनुसार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? तो पहले नंबर पे आ जाएगा जैव और दूसरे नंबर पे आ जाएगा अजैव। ये आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। संसाधन भौतिक या जैविक दोनों हो सकते हैं। भौतिक में आपका आ जाएगा भौतिक संसाधन और जैविक संसाधन। भौतिक में भूमि, जल, खनिज, वनस्पति, जलीय जीव, ये सब जैविक संसाधन में आ जाएगा। तो इतना आप लोग देख लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब जैव अजैव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एकदम अच्छे तरीके से। जैव किसे कहते हैं और अजैव किसे कहते हैं। ये सबको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से फेयर बनाते चलिएगा। नोट कॉपी एक तैयार करते चलिएगा और रिवीजन भी करते चलिएगा साथ साथ। चलिए, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, पहला जैव और दूसरा क्या? अजैव। तो चलिए जैव अजैव के बारे में पढ़ते हैं। चलिए जैव लिखिए। जैव, पहला जैव। जैव किसे कहते हैं? तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। देखिए, सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। देखिए, जैव संसाधन किसको कहा जाता है? तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है।
तो आप लोग सजीव के बारे में जो पता होगा, जिसमें जान हो, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके, यही सब को सजीव कहा जाता है। और इस सजीव वस्तुओं के पूरे समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। तो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से आसान भाषा में जान गए। एग्जाम्पल आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मनुष्य, वनस्पति, वनस्पति इत्यादि कर लीजिए। आप लोग जैव संसाधन समझिए एकदम अच्छी तरीके से। और दूसरा पर क्या था, अजैव था, तो उसके बारे में देख लेते हैं। अजैव, तो देखिए अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को। इसका जस्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा, जैव किसे कहते हैं, तो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव संसाधन कहा जाता है। और अजैव किसे कहा जाता है, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव कहा जाता है। जैसे ये सब निर्जीव वस्तु है, देखिए माइकल ये निर्जीव निर्जीव है। ये देखिए डस्टर जो लिए हैं ये भी निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तुएं जितने भी आ जाएंगे वो सबको क्या कहा जाता है, तो अजैव संसाधन कहा जाता है। तो ये भी लिख लीजिए आप लोग। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। एग्जाम्पल में ले लीजिए, चट्टान। एग्जाम्पल में क्या ले लीजिए, चट्टान ले लीजिए, धातु ले लीजिए, कोई भी धातु अजैव संसाधन में आ जाएगा। खनिज ले लीजिए इत्यादि। आप लोग जैव अजैव समझ गए एकदम अच्छे तरीके से। और निर्जीव आप लोग को पता ही होगा, जिसमें जान ना हो, जो एक जगह से दूसरी जगह जा ना सके, उसी को हम लोग बोलते हैं निर्जीव वस्तु। या सजीव जिसमें जान हो और जो सांस ले सके या कुछ भी कर सके या एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो सभी हम लोग को सजीव वस्तु में आ जाएगा। तो ये दोनों आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ये दोनों जैव और अजैव उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, पहला जैव और दूसरा क्या होता है, अजैव। जैव जो सजीव वस्तुओं के समूह को जैव कहते हैं और निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव कहते हैं। इतना आप लोग देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता, उपयोगिता के आधार पर उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं और उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो दो ही प्रकार के होते हैं। तो लिखिए आंसर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो नवीकरणीय संसाधन और दूसरा जो है अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए पहला क्या, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। पहला क्या है, नवीकरणीय संसाधन और दूसरा क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम लोग दो प्रकार देख लिए और उपयोगिता के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं। पहला क्या, नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। तो अब हम लोग इन दोनों के बारे में भी अच्छी तरीके से डिफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ अभी इस क्लास में पढ़ेंगे,
तब तक के लिए इतना देख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, अब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। और एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं, एकदम आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, पूरा नोट बनाते चलिए और फिर लास्ट में सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा। और रिवीजन करिएगा तो आप लोग को एकदम रिवीजन करने में भी एकदम आनंद आएगा, मजा आएगा। एकदम हम लोग स्लोली स्लोली पढ़ेंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय बहुत ज्यादा है, 1 साल पढ़ना है हम लोग को। और सिलेबस की चिंता मत कीजिए, सिलेबस तो यूं खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब लोग बड़े बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। पहला क्या था, नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वन एवं वन प्राणी। देखिए, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके, मतलब कि वैसा संसाधन जिन्हें हम उसका उपयोग करके, उसका यूज करके हम लोग उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उसको ही हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, अब देखिए इसका हम लोग उपयोग करेंगे तो इससे पूरा हम प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, इसको भी हम लोग उपयोग करेंगे और इसको उपयोग करने के बाद हम लोग दोबारा इसको उपयोग फिर कर सकते हैं, पुनः प्राप्त फिर कर सकते हैं। जल देखिए, ये लोग हम पीते हैं तो एक बार पीने के बाद जल खत्म तो नहीं हो जाता है, फिर हम ले सकते हैं चापाकल की मदद से, मोटर की मदद से, किसी भी मदद से, तो ये भी हो जाएगा हम लोग का क्या, तो नवीकरणीय संसाधन। एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, जिनको हम एक बार यूज करके दोबारा फिर से प्राप्त कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या था, अनवीकरणीय संसाधन। उससे पहले हम लोग नवीकरणीय संसाधन के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन के भी 2 प्रकार होते हैं, तो उसके प्रकार के बारे में देख लीजिए। यहाँ पर लिखिए, नवीकरणीय संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक जो है सतत या प्रवाह संबंध, ये भी कह सकते हैं सतत या प्रवाह संसाधन। सतत या इसको हम प्रवाह संसाधन भी कह सकते हैं, सतत या प्रवाह संसाधन। और इसमें एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा, इसमें आपका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा, पवन आ जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा जो है
दूसरा जो है वो जैव संसाधन। इसमें एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे संसाधन में आप लोग क्या लिखे थे वही लिख सकते हैं। वन और वन्य जीव, वन और वन्य जीव, ये जो जैव संसाधन है ये नवीकरणीय संसाधन का एक भाग है, हिस्सा है। और ये सतत प्रवाह भी नवीकरणीय संसाधन का एक हिस्सा है। तो आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अनवीकरणीय के बारे में, जो कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार थे। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार थे, पहला नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। और पहला नवीकरणीय आप लोग देख लीजिए, जिसके हम लोग यूज करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन इत्यादि। और नवीकरणीय संसाधन के दो प्रकार होते हैं, सतत या प्रवाह संसाधन उसको बोल सकते हैं, और दूसरा जो है वो अजैव संसाधन, मतलब जैव संसाधन। तो चलिए अनवीकरणीय के बारे में हम लोग देखते हैं। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, जस्ट इसका उल्टा है। जो नवीकरणीय पढ़े आप लोग कि जिसे यूज करने के बाद पुनः हम लोग प्राप्त कर सके, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन इसका उल्टा ही है, जिन्हें यूज करने के बाद हम लोग फिर से उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आइए लिखते हैं फिर समझते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। डालिए हेडिंग, दूसरा था अनवीकरणीय संसाधन। चलिए अनवीकरणीय संसाधन लिखते हैं इसके बारे में। वैसे संसाधन, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, कोयला ले लीजिए, एग्जाम्पल में क्या ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, पेट्रोलियम ले लीजिए, इत्यादि कर लीजिए। देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करके फिर से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कोयला, कोयला एक बार आप लोग जला लेते हैं, कोयला को एक बार आप लोग जलाते हैं तो वो राख बन जाता है, क्या उसे फिर से आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ना। और ये देखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम आप लोग जो बाइक चलाते होंगे या कार चलाते होंगे, कोई भी चीज चलाते होंगे, एक बार जाते हैं उसको पेट्रोल पंप पे डलवाते हैं उसमें तेल, और फिर खत्म हो जाता है तो वो फिर से खुद से आ जाता है, नहीं ना, वो फिर से आपको डलवाना पड़ता है। तो यही सब अनामिक संसाधन में आ जाएगा। और ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि कोयला कौन सा संसाधन है, उसमें ऑप्शन रहता है नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो इसमें क्या मानना है आपको, अनवीकरणीय संसाधन को मारना है। एकदम आसान भाषा में शॉर्ट आंसर देख लीजिए बढ़िया से। अब देखिए अनवीकरणीय संसाधन में कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लिखिए अनवीकरणीय संसाधन दो प्रकार के
अनविकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो पुनः चक्रीय और एक तो अचक्रीय। पहला क्या है? पुनः चक्रीय, एग्जाम्पल इसका देखेंगे। और दूसरा क्या है? अचक्रीय। अनविकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं, पहला है पुनः चक्रीय और दूसरा है अचक्रीय। इसमें जो आ जाएगा धातु, इसमें आ जाएगा आपका धातु और इसमें आ जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। ये लोग का जो है, ये लोग का एग्जाम्पल ही थोड़ा मोड़ा इम्पोर्टेंट है। धातु जो है वो पुनः चक्रीय में आ जाएगा और अचक्रीय में जो है ये जीवाश्म ईंधन आ जाएगा। चलिए इतना देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग संसाधन के वर्गीकरण दो पार्ट पढ़ लिए हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर, एक उपयोगिता के आधार पर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं संसाधन का वर्गीकरण। आगे हम लोग देखेंगे चलिए तो अब आगे जो है वो स्वामित्व के आधार पर है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार होते हैं। वो तो दो दो था, लेकिन ये इसमें कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला देखिए क्या हो जाएगा। तो पहला जो हो जाएगा वो व्यक्तिगत संसाधन। पहला क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। तीसरा तीसरा जो है आपका हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा जो है लास्ट, वो आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए इसको इतना लिखिए तब तक। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यही चार प्रकार के बारे में, और इन लोग के अच्छे से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, परिभाषा लिखेंगे। तब तक इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
चलिए इतना देख लिया आप लोग। स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला जो है आपका हो जाएगा व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन और चौथा क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम लोग को एकदम अच्छे तरीके से इसके बारे में पढ़ेंगे अब। देखेंगे व्यक्तिगत संसाधन। पहला नंबर पे हमारा क्या था, व्यक्तिगत संसाधन। इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन इसमें इसी में परिभाषा छुपा है। वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, मतलब जिस पर हम लोग का अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएगा कार, मोबाइल। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, कार, मोबाइल, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा, कार, मोबाइल, घर इत्यादि। मतलब आसान भाषा में समझ लीजिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, जिस किसी व्यक्ति का उस पर खास अधिकार होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो देखिए, ये कार हो गया, आपका खुद का कार होगा, जो उस पर आपका खुद का अधिकार होगा, ये होगा व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल। मोबाइल हो जाएगा, ये मोबाइल जो हो जाएगा आपका खुद का अधिकार होता है, आप लोग अपना मोबाइल किसी को छूने तक नहीं देते हैं। जो घर हो जाएगा आपका खुद का अधिकार हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन बोलते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर क्या था, दूसरे नंबर में हमारा था सामुदायिक संसाधन। दूसरा नंबर क्या था, सामुदायिक संसाधन। इसी में परिभाषा छुपा है, देख लीजिए। वैसे समय जिस पर किसी खास समुदाय या अधिकार होता है। देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। तो देखिए, इस पर चारगाह, भूमि, मंदिर एग्जाम्पल में लीजिए। चारगाह, मंदिर, मस्जिद। चारगाह, मंदिर, मस्जिद, तालाब, कुआं, सब डाल लीजिए एग्जाम्पल में, इत्यादि।
देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है। मान लीजिए एक गांव है और उस गांव में पूरे जितने वहां पे लोग रह रहे हैं उन सबका अधिकार हो उस पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामुदायिक संसाधन। समुदाय मतलब एक संगठन, मतलब गांव के पूरे समाज, यही को समुदाय। अब देखिए, ये चारगाह जो है, चारगाह पे सभी लोग जाते हैं गाय चराने, भैंस चराने, बकरी चराने। इस चारगाह पे सभी लोग जाते हैं ना। मंदिर में सभी हिंदू लोग जाते हैं दर्शन करने, मतलब किसी खास का नहीं है, ये पूरा समुदाय का मंदिर है। मस्जिद में सभी लोग जाते हैं नमाज पढ़ने, ये भी किसी खास का नहीं है। तालाब, तालाब में सभी लोग जाते हैं, कुआं में सभी लोग जाते हैं पानी भरने इत्यादि। यही सब जो है ये सामुदायिक संसाधन में आ जाएंगे। तीसरा पे है राष्ट्रीय संसाधन। चलिए इसको मिटा के तब दो और है उसको लिखते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। इसी में परिभाषा छुपा है। राष्ट्र मतलब, राष्ट्रीय संसाधन मतलब इस पर किसी पूरे राष्ट्र का अधिकार हो। अंतरराष्ट्रीय में मतलब पूरे विश्व में जितना है उस पर अधिकार, उसे अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। परिभाषा तो इसी में छुपा है। ये लोग, ये सब एग्जाम में आता है। उपयोगिता के आधार पर पूछ देगा, संसाधन के प्रकार लिखे, उसके परिभाषा लिखे, उसे बढ़िया समझाए, सब 2 नंबर में आता है। तो ये सब आप लोग अभी से ही लिखते चलिए, याद करते चलिए, तो आप लोग को आगे एकदम आसानी होगी पढ़ने में। तीसरा पढ़ते हैं राष्ट्रीय संसाधन। तीसरा क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। लिखिए, किसी देश के अंतर्गत, किसी देश के अंतर्गत सभी, किसी देश के अंतर्गत सभी, किसी देश के अंतर्गत सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। किसी भी देश के अंतर्गत सभी संसाधन को हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और चौथा जो है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। किसी भी देश के अंतर्गत सभी संसाधन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। चलिए आगे लिखते हैं। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, इसी में आगे लिखते हैं राष्ट्रीय संसाधन में, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, किसी राजनीतिक सीमा अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, लिखते चलिए। किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत खनिज भूमि, जल संसाधन, वन एवं जीव। लिखिए, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव, एवं समुद्री जीव, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय
क्षेत्र तक दो सौ किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र तक किसी देश की तट रेख राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन, देखिए राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? किसी देश के अंतर्गत सभी संसाधन को ही हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। और किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन जीव एवं समुद्री जीव 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक राष्ट्रीय संसाधन है। इतना लिख लीजिए। फिर हम लोग चौथा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा हम लोग लिखते हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। लिखिए, वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण रहता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। संसाधन उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब इसमें एक पॉइंट बनाकर लिख लीजिए कि तट रेखा से 200 किलोमीटर में तट रेखा 200 किलोमीटर में आगे स्थित संसाधन से आगे स्थित संसाधन तट रेखा से आने वाले स्थित संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत होता है। के अंतर्गत होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वैसे संसाधन जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण रहता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के संस्था का जिस पर भी नियंत्रण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और तट रेखा से 200 किलोमीटर से आगे स्थित, मतलब जो तट रेखा है उसके 200 किलोमीटर से आगे जो स्थित है उन्हीं संस्था को उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत होता है। तो आप लोग जान गए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला राष्ट्रीय संसाधन, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा जो होता है व्यक्तिगत संसाधन, और चौथा एक है जो कि सामुदायिक संसाधन है। ये चारों के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से देख लिए। अब इसके आगे के वर्गीकरण संसाधन के प्रकार हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग इतना देख लिए, नई उम्मीद, नए फैसले और नए सपने, नई उम्मीद, नए सपने और नए फैसले, सबका स्वागत करेंगे इस नए अंदाज में। तब तक के लिए आप लोग रिलायबल साइंस क्लासेस में जुड़कर एकदम अच्छी तरीके से पढ़िए और पढ़ने का काम कीजिए, और एक बार भरोसा जरूर दिखाइए इस क्लास को। तो चलिए, इतना आप लोग देख लिए, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम आने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।